सुबह टहलने के बाद जब मैं घर लौटा तो 8 बज चुके थे। अखबार वाला अखबार देकर जा चुका था। मेरी पत्नी सरोज रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। मैंने अखबार उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। तभी मेरे पेट में अचानक से हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ और धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैं दर्द से कराहने लगा। मेरी पत्नी मेरी आवाज़ सुनकर रसोई से दौड़कर आई और पूछने लगी, क्या हुआ आपको? मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरी पत्नी मेरी हालत देखकर घबरा गई। इधर मेरा दर्द तेजी से बढ़ता जा रहा था और मैं अपनी चेतना खोता जा रहा था। इसके बाद मुझे होश आया तो अपने आप को अस्पताल के बेड पर पाया। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी। पट्टी बंधी होने के कारण पेट पर खिंचाव सा महसूस हो रहा था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने मेरी पत्नी सरोज खड़ी थी और उसके साथ एक अजनबी चेहरा भी मुस्कुरा रहा था। कराहते हुए मैं अपनी पूरी चेतना में आने का प्रयास करके उस अजनबी को देखने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक वो मेरे पास आकर बोला, अब कैसी तबीयत है सर आपकी? ठीक हूँ, मैं दर्द से थोड़ा कराहते हुए बोला। आप लोग बिल्कुल सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए थे सर। कुछ लम्हे और बीत जाते तो अपेंडिक्स पेट में ही फट जाता और फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती। ये तो आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है सर कि आप सही सलामत है। कुछ नहीं हुआ आपको। मुझे उठने की कोशिश करते देख उसने दोनों हाथों से मुझे सहारा दिया और बोला, आप लेटे रहिए सर। अभी बेहोशी के इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा दर्द का एहसास हो रहा है। मैं आपको दर्द का इंजेक्शन दे देता हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। कहकर वो इंजेक्शन भरने लगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मेरी चेतना वापस आ रही थी और दर्द बढ़ता जा रहा था। वो इंजेक्शन देते हुए बोला, सर मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया है, बस कुछ ही क्षणों में आपको आराम मिल जाएगा। और हाँ, अपने आप उठने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा सर। अभी आपके टांके कच्चे हैं। कुछ कुछ भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बेल बजाकर किसी नर्स को बुलवा लीजिएगा। वैसे मैं भी थोड़ी थोड़ी देर में आपको देखने आता रहूंगा। कहकर वह सरोज की तरफ बढ़ा और उसे कुछ जरूरी हिदायत देकर चला गया। उसके जाने तक मेरी चेतना पूर्ण रूप से वापस आ चुकी थी। उस डॉक्टर का चेहरा भी मुझे कुछ परिचित सा लग रहा था। सरोज मुझसे मेरी तबीयत और डॉक्टर की हिदायतों के विषय में बोले जा रही थी, किंतु मैं उस डॉक्टर को पहचानने में खोया रहा और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ भी याद नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा मुझे ये बात आश्चर्यचकित कर रही थी कि वो बार बार मुझे सर कहकर क्यों संबोधित कर रहा था। उसके सर के संबोधन में अत्यंत आदर का भाव था। बहुत ही नेक दिल और मददगार डॉक्टर है। हॉस्पिटल पहुंचते ही आपको देखते ही बिना एक क्षण गवाए तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले गया। एक अपने पिता की तरह देखभाल कर रहा था। सरोज दवाइयां ठीक ढंग से रखते हुए बोल रही थी। उसकी आवाज से मैं अपनी सोच के भंवर से बाहर आ गया। वो तो हर डॉक्टर का कर्तव्य होता है, मैंने कहा। कर्तव्य तो होता है, किंतु आपको देखते ही उसके भीतर अपनत्व का आदर का भाव भी था। वो मेरी बात काटते हुए बोली, हाँ मुझे भी उसका चेहरा कुछ परिचित परिचित सा लग रहा था, किंतु हाँ वो भी कह रहा था कि आपने उसे स्कूल में पढ़ाया है और उसके प्रिय शिक्षक थे। और हाँ, एक बात और कह रहा था कि अगर आप उस समय उसके साथ नहीं होते और उसे नहीं संभालते तो वो कभी भी शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। उसका ये जीवन आपका ऋणी है। अच्छा, कुछ याद भी तो नहीं आ रहा। पता नहीं कितनी वर्ष पुरानी बात हो। वैसे नाम क्या है डॉक्टर साहब का? क्या नाम था? हाँ विकास, डॉक्टर विकास। विकास नाम कुछ सुना सुना जाना पहचाना सा लग रहा था। सुनकर मैं कुछ याद सा करने लगा। अच्छा, अब आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए और आराम कीजिए। डॉक्टर साहब कह कर गए हैं कि आप जितना आराम करेंगे टाके उतनी जल्दी ठीक होंगे। कहते हुए सरोज मुझे चादर ओढ़ाने लगी। अब तो मेरा सारा ध्यान दर्द से हटकर विकास की ओर हो गया। अपने दिमाग पर जोर डालने पर मुझे सब याद हो गया। अतीत मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। मैं वर्षों पीछे चला गया, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ाता था।
विकास मेरा सबसे होनहार विद्यार्थी था, कक्षा में प्रथम आने वाला, स्कूल की सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जीतने वाला था। स्वभाव से विनम्र, मिलनसार और सेवाभावी था। दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहता था। उसके चेहरे पर सदा एक मुस्कुराहट तैरती रहती थी। मेरे साथ साथ वो सभी शिक्षकों का प्रिय था। हर विषय में प्रथम आता था। होशियार होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था वो। अपने सपनों पर पंख लगाकर उड़ना चाहता था। डॉक्टर बनना चाहता था, एक बहुत बड़ा सर्जन। पर पता नहीं क्यों 11वीं कक्षा तक आते आते उसका पढ़ाई से मन हटने लगा। 10वीं से 11वीं कक्षा में आते आते सभी बच्चों में एक कुदरती परिवर्तन आता है। शारीरिक परिवर्तन के साथ किशोरावस्था में प्रवेश करते ही सभी बच्चों की रुचियां बदलने लगती है, सोच बदलने लगती है। अपरिपक्व होते हुए भी वे अपने आप को परिपक्व समझने लगते हैं और कभी कभी गलत दिशा की ओर चलने लगते हैं। यही विकास के साथ हुआ था। उसमें भी परिवर्तन आने लगा था। उसके नंबर सभी विषयों में लगातार गिर रहे थे। वह पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा था। हमेशा प्रथम आने वाला लड़का अब सिर्फ पास होने वाले नंबर लाने लगा था। अब उसकी रुचि पढ़ाई के स्थान पर घूमना फिरना और मस्ती करना हो गया था। सबसे मिलनसार रहने वाला अब बात बात पर गुस्सा करने लगा था, लड़ाई झगड़ा करने लगा था। सदा मुस्कुराने वाला अब उदास रहने लगा था। उसका खिलखिलाता चेहरा घोर वर्ण स्याह हो गया था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। उसमें ये परिवर्तन अब मुझे खटकने लगा था। मैंने उसे कई बार समझाने का असफल प्रयास किया। उसकी दशा मुझसे अब देखी नहीं जा रही थी। मैं और उसके परिवार वाले सभी उसके लिए चिंतित थे। इस बात का अंदेशा तो मुझे हो गया था कि वो किसी गलत राह पर चल चुका है। एक उज्जवल भविष्य विनाश की ओर बढ़ रहा था। मैं विवश था और खामोशी से उसे उस राह पर बढ़ते हुए देख रहा था। होनी अत्यंत बलवान होती है और नियति प्रबल। अंततः वही हुआ जिसका मुझे भय था। उसके भीतर आए परिवर्तन का रहस्य का पता चल गया। विकास इतना समझदार और लायक लड़का, पता नहीं कैसे वो नशे का शिकार हो चुका था। पता नहीं क्यों ये नशा आज की पीढ़ी को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। नशा तो एक तरह से एक ऐसे चक्रव्यूह के समान है जिसमें प्रवेश करना तो बहुत आसान है, किंतु उसमें से बाहर निकलना अत्यंत कठिन। उससे भी ज्यादा दुखद तो नशीले पदार्थों का इतनी सरलता से उपलब्ध होना था। मनुष्य अपने लालच और स्वार्थ के लिए मासूम पीढ़ी को गुमनामी के अंधेरों में धकेल देता है। हे भगवान, इंसानियत के स्थान पर हैवानियत। एक दिन विकास स्कूल में नशीले पदार्थों के साथ नशा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। कैसे एक होनहार उज्जवल प्रतिभा नशे के लिए तड़प रही थी। मेरे साथ साथ स्कूल के सभी शिक्षक स्तब्ध और निशब्द थे। उसकी ऐसी दयनीय हालत देखकर मेरी तो सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई थी। आंखें नम होने लगी थी। सभी शिक्षक सजा देने के स्थान पर उसे गुमराही के अंधेरों से उजालों में लाना चाहते थे। उसे उजालों में ले जाने की और उसे सुधारने का दायित्व मैंने लिया। मैंने जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, वो फूट फूट कर रोने लगा। मुझे बचा लीजिए सर, मैं इस गंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरे माता पिता की बहुत उम्मीदें हैं मुझ में। मैं अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ। सर, मुझे डॉक्टर बनना है। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं भटक गया था। मैं ऐसे घुट घुट कर मरना नहीं चाहता। सर प्लीज। वह हाथ जोड़कर जमीन पर घुटने टेक कर विनती करते हुए गिड़गिड़ाने लगा। उठो बेटा। सूरज को अगर कुछ देर बादल ढक दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चमकेगा नहीं, बल्कि कुछ देर बाद वो बादलों को चीरकर एक नई ऊर्जा के साथ फिर चमकता है। विकास, तुम वो सूरज हो बेटा। तुम्हें भी इस नशे के बादल को चीरकर उससे बाहर आकर नई ऊर्जा के साथ फिर से चमकना है। एक नया उजाला फैलाना है। इसके लिए बस तुम्हें अपने आत्मविश्वास और हिम्मत का दामन थामे रखना होगा। तुम्हें अपनी ताकत खुद बनना होगा बेटा। नशे की ये लड़ाई तुम्हें अपनी हिम्मत से लड़कर जीतनी होगी। फिर सफलता निश्चित ही तुम्हारे कदम चूमेगी। और फिर मैं तो तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तुम आगे बढ़ो। तुम जब भी लड़खड़ाओगे मैं तुम्हें थाम लूंगा। उठो बेटा, उठो। मुझे क्षमा कर दीजिए सर, मैं भटक गया था।
आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं जरूर अपनी ये लड़ाई जीतूंगा। बस आप मेरा साथ मत छोड़िए सर। आप मेरी प्रेरणा है सर। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। विकास, तुम्हें अपने साथ साथ अपने जैसे भटके हुए और विद्यार्थियों को भी रास्ता दिखाना है। मैं वादा करता हूँ सर, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। और उसने थैंक यू सर कहकर उसने मेरे चरण छू लिए। उस दिन के बाद वो अपने पिता और मेरे साथ स्कूल आने जाने लगा। यहाँ तक कि स्कूल में वो मेरी निगरानी में रहता। थोड़े थोड़े दिन में मैं उसकी काउंसलिंग करता। धीरे धीरे उसने नशे की अपनी आदत पर विजय पाना शुरू कर दिया था। उसने इस रास्ते में आई हर कठिनाई को बड़ी हिम्मत के साथ पार कर लिया था। परिणाम स्वरूप वो अपने सपने को फिर से जीने लगा था। उसका चयन देश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो गया था। अब मैं उसकी तरफ से बेफिक्र हो चुका था। मेरे भीतर एक सुखद एहसास था कि मैंने अपने शिक्षक होने के कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया था। सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? विकास की आवाज से मैं अतीत से वर्तमान में आ गया। अब तो पहले से ठीक है बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। सर, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका वही विद्यार्थी विकास हूँ जो नशे के जाल में फंस गया था। अगर उस दिन आप मेरे सिर पर हाथ नहीं रखते, मुझे गुमराह होने से नहीं बचाते और मेरी ताकत ना बनते, तो मैं जीवन में कभी डॉक्टर नहीं बन पाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, आपकी वजह से हूँ सर। अगर आप जैसे गुरु सभी को मिल जाए तो कभी कोई बच्चा अपनी राह से नहीं भटकेगा। आपका बहुत बहुत आभार है सर। और धन्यवाद कैसा सर? आपके प्राणों की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। और और मेरी गुरु दक्षिणा भी। आपने जो मेरे लिए किया, उसके समक्ष इस गुरु दक्षिणा का कोई महत्व नहीं। फिर भी मेरी ये गुरु दक्षिणा स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करे सर। कहकर वो नम आंखों के साथ मेरे चरण छूने लगा। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैं अपने आप को अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा। जीवन में ऐसी इतनी पावन और सच्ची गुरु दक्षिणा मिलेगी, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सामने खड़ी अपनी पत्नी सरोज को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। उसकी भी आंखें गर्व के साथ नम थी। विकास ने मुझे अपने हॉस्पिटल में 2 दिन तक रखा और मेरी खूब सेवा की। 2 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिली और अपने घर आ गया। विकास मुझसे मिलने मेरे घर पर ही आने लगा। विकास बड़ा डॉक्टर बन चुका था। उसकी यह तरक्की देखकर मेरे दिल को संतोष मिलता है कि मैंने अपने शिष्य का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कृपया कहानी को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि अगली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।